घोषणाएं करने के बाद सीएम पहुंचे खटीमा का जल्द ही सूबे की जनता को दिखने लगेगा राज्य में परिवर्तन। हरिद्वार में कांवड़ मेले में तैनात सुरक्षा कर्मियों की सतर्कता से बची जान। रेस्क्यू टीम ने गंगा के बीच में टापू पर फंसे 2 कांवड़ियों को सकुशल गंगा से बाहर निकाला। विकासनगर में प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान को वन विभाग दिखा रहा ठेंगा। विभाग ने शौच मुक्त अभियान के तहत बनाए गए 20 शौचालय को तोड़ा। इलाके में वन विभाग की हरकत में गुस्सा। देहरादून में आज भी जारी रहेगी सिटी बस यूनियन की हड़ताल। विकासनगर रूट के प्राइवेट बस संचालकों ने भी किया समर्थन। अवैध विक्रमों के संचालन का कर रहे हैं विरोध। 1 बजे आरटीओ को देंगे ज्ञापन। 10 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक हरिद्वार पहुंच चुके हैं 2,10,37,000 श्रद्धालु। आने वाले 2 दिनों में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। नमस्कार, बिग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का जो हल्द्वानी से आ रही है। जी हां, हल्द्वानी से बड़ी खबर, बस ने युवक को टक्कर मारी है। यहां पर हादसा हुआ है हल्द्वानी में, युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। तो एक दर्दनाक खबर हल्द्वानी से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक युवक को बस ने टक्कर मारी और इस पूरे मामले में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हल्द्वानी से ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि एक बस ने युवक को टक्कर मारी है और इस पूरे हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। काट गोदाम थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर यह हादसा हुआ। पंकज सक्सेना हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या कुछ ताजा अपडेट, कैसे हुआ ये पूरा हादसा? ये बताना चाहूंगा, ये जो मामला है काठगोदाम थाना क्षेत्र का मामला है। सुबह एक युवक जो है आ रहा था, उसके बाद जो बाहर से जो केमू बस अड्डे की जो बस थी वो आ रही थी और ये युवक जो रोड क्रॉस कर रहा था और बताया जो स्थानीय निवासियों का कहना था जो ड्राइवर था नशे में था। नशे की हालत में गाड़ी की स्पीड काफी तेज थी और जो युवक को टक्कर मार दी, जहां युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने जो बस और बस ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। जी बिल्कुल पंकज, जिस तरीके की आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि नशे की हालत में जो बस चालक था, ड्रंक एंड ड्राइव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार ये बातें कही जाती है कि ऐसे चालकों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से नियमों का उल्लंघन करते हुए ये चालक नजर आते हैं, अब किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? मैं बताना चाहूंगा, जो स्थानीय लोग उनका कहना है जो चालक था, बस का चालक को पकड़ा नशे की हालत में, हमारी पुलिस ने एक्सीडेंट प्लस नशे के विरुद्ध कार्रवाई करके आरोपी को जेल भेजने की तैयारी की। वहीं जो काठगोदाम पुलिस और भोटियापाड़ा पुलिस ने जो इसका पंचनामा भरकर लाश को पोस्टमार्टम हाउस में भेज रहे हैं। जी चलिए पंकज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिरकार मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ही ली। खबरें तो यहां तक है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई केस के खिलाफ कोर्ट जाएंगे और अग्रिम जमानत की अपील करेंगे। रिपोर्ट देखिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आखिरकार मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर ही ली है। 7 जुलाई को सीबीआई छापेमारी के बाद दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई थी। यहाँ तक कि पिछले सप्ताह हुई कैबिनेट की बैठक में भी मुख्यमंत्री से उनकी हाय हेलो के अलावा कोई बात नहीं हुई थी।
करीब 35 मिनट तक चली इस बैठक ने राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज कर दी। खबरें तो यहाँ तक है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान तेजस्वी ने अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में सफाई दी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कुछ और अहम बिंदुओं पर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। खबरें हैं कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सीधे मुलाकात में अपनी सफाई दी है। तेजस्वी ने खुद को बेकसूर बताया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया कि जब उन पर आरोप लगे थे तब वो सरकारी पद पर नहीं थे। ऐसे में वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कैसे दोषी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीबीआई केस के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे और अग्रिम जमानत की अपील भी करेंगे। अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तब वो दोषी हैं। अगर जमानत मिल जाती है या कोर्ट ने केस खत्म कर दिया तो फिर इस्तीफे का क्या मतलब होगा। फिलहाल तेजस्वी यादव की इन दलीलों के बाद उनका इस्तीफा टल गया है। देखना होगा कि अब कोर्ट के फैसले के आधार पर तेजस्वी के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या फिर यूं ही इस पर राजनीति हावी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24x7। तो आपको बता दें कि यहाँ पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई और इस मुलाकात से ये निकलकर सामने आया है कि फिलहाल के लिए जिस तरीके से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था तेजस्वी यादव के लिए कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, अभी फिलहाल के लिए वो टल चुका है। क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात में नीतीश कुमार से साफ ये कह दिया है कि पहले वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अगर वहां पर ये पाया जाता है, अगर वो आरोपी पाए जाते हैं तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अगर वहां से कुछ पॉजिटिव यहाँ पर तेजस्वी के लिए अगर सामने आता है तो वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि अभी फिलहाल ये टल चुका है कि वो पद से इस्तीफा लेंगे, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, माना जा रहा था कि खतरा जो है तेजस्वी यादव पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और वरिष्ठ स्तंभकार हमारे साथ जुड़े हैं सुशील कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका चैनल 24/7 में। जी 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 बोलिए। जी सुशील जी, किस तरीके से माना जा रहा था कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है, खतरा मंडरा रहा था तेजस्वी यादव के पद को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल ये सब कुछ टल चुका है, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? असल में देखिए, राजनीतिक जो रूप रंग होते हैं वो कभी कभी महीनों में परिवर्तन आते हैं, कभी कभी दिन प्रतिदिन के दर से परिवर्तन आते हैं। जिस तरीके से बिहार का राजनीतिक वातावरण बना था उसमें तो ये लग रहा था कि तेजस्वी यादव को लेकर नीतीश कुमार का जो स्टैंड है वो उसी तरह से रहेगा और इस्तीफा लेंगे या तो उनको टर्मिनेट करेंगे जी। लेकिन एक चीज हमेशा समझिएगा कि राजनीति के गुणाभाग में कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति आप बैल मुझे मार की रणनीति पे काम नहीं करता है जी। महागठबंधन का जो स्वरूप और संदर्भ रहा है उसको आप देखेंगे तो बड़े मुश्किल से सत्ता हथियाई गई थी। वो दो दुविधा में है कि अगर तेजस्वी को हटाते हैं तो महागठबंधन टूटेगा और भाजपा की शरण में क्या मैं जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ, नीतीश के सामने एक समस्या ये थी जी। दूसरी समस्या ये रही है कि आरोप तो बहुत सारे लोगों पे लगता है, लेकिन क्या एक FIR मात्र पर, ये बाद में ये बात कन्विंस किया गया होगा उनको, तभी इस नतीजे तक पहुंचे होंगे कि एक मात्र FIR से ही क्या किसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसलिए जब तेजस्वी यादव या उनके पार्टी के लोगों ने उनको कन्विंस किया होगा कि साहब देखिए हम कोर्ट जाएंगे, अगर कोर्ट में मेरा मामला आपको गड़बड़ दिखाई देता है तो आप बेशक आप मुझे हटा दीजिए या मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो मुझे कुछ तो मोहलत दीजिए। तो एक प्रकार से ये मामला जो आजकल में होना था उसको आगे के लिए टाला गया है, खत्म नहीं हुआ है जी। बिल्कुल, तो एक लिमिट टाइम के लिए यहाँ पर इसे जो है वो टाला गया है। लेकिन सुशील जी, किस तरीके से माना जाए, जैसे कि जिस तेवर में यहाँ पर नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था। हालांकि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद लालू प्रसाद यादव का बयान भी सामने आया था कि तेजस्वी यादव जो है वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब जिस तरीके की मुलाकात इन दोनों नेताओं के बीच हुई है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने ये बात कही है, क्या उसके बाद किसी तरीके से विचार विमर्श यहाँ नीतीश कुमार कर रहे होंगे या मंथन कर रहे होंगे कि आगे किस तरीके से कदम आगे बढ़ाना है? क्योंकि नीतीश कुमार की छवि जो है हमेशा पाक साफ रही है, वो अपने ऊपर कभी भी कोई दाग नहीं लगने देते हैं, ऐसी छवि उनकी रही है। देखिए, उसी का ये नतीजा भी है। कभी कभी देखे होंगे कि जो व्यक्ति लिबरल और साफ छवि के लिए सयाना समझा जाता है जी।
वो व्यक्ति कभी मतलब एक्साइटेड, आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेता है, क्योंकि उसको अपने उस छवि का भी ख्याल रहता है कि निर्णय के बाद अफसोस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात सरकार, केंद्र सरकार भी करती, मोदी जी भी करते हैं और नीतीश कुमार भी करते हैं। नीतीश कुमार भी सुशासन की बात करते हैं और भाजपा भी सुशासन की बात करती है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता किसके आधार पे चल रही, क्योंकि सुशासन तो तभी आप लाएंगे जब सत्ता में रहेंगे। 71 सीट की नीतीश कुमार की पार्टी क्या 80 सीट के लालू प्रसाद यादव से मोह भंग कर सकती है? भ्रष्टाचार को लेके कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, बशर्ते कि भ्रष्टाचार के वो आधार कितने बड़े हैं। एक FIR है, जैसे कि आपने देखा होगा भाजपा के शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा था कि FIR मात्र से थोड़ी ना इस्तीफा लेना चाहिए, टर्मिनेट, इस तरह। तो कहीं ना कहीं उनको भी अंदर खाने बल मिला है, कन्विंस किया गया है और कोर्ट तक उनसे एक प्रकार से मोहलत मांग लिया गया है। जी चलिए सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं बढ़ेंगे आगे। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इस मंगलवार को राज्यसभा में मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई दलित विरोधी हिंसा पर वो सदन में बोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें 3 मिनट से ज्यादा इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन में ही माया ने इस्तीफा देने की धमकी दी और वॉकआउट कर दिया। वहीं अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां इसे बीजेपी मायावती का फुल ऑन ड्रामा करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ने वाजिब और स्वाभाविक बताते हुए कहा है कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है और लालू ने यह भी कहा है कि मायावती चाहेंगी तो हम बिहार से उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजेंगे। लालू ने कहा कि आज देश में आपातकाल जैसे हालात हैं और बीजेपी अहंकार में डूबी हुई है। यदि आप मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं आज इस्तीफा। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस बीच सूत्रों के अनुसार मायावती के इस्तीफे के मुद्दे पर आज सदन में हंगामे के आसार हैं। मंगलवार को राज्यसभा में मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई दलित विरोधी हिंसा पर सदन में बोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें 3 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दिया गया। इस पर बिखरी मायावती ने सदन में ही इस्तीफा देने की धमकी दी और वॉकआउट कर दिया। इसके कुछ घंटे बाद उन्होंने शाम में राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी से मिलकर अपना 3 पेज का इस्तीफा सौंपा। जब मैं अपने समाज की बात उधर नहीं रख सकती हूँ, मुझे बोलने, सत्ता पक्ष के द्वारा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। मंत्री लोग खड़े हो गए, सभी वहाँ के जो सदस्य हैं सत्ता पक्ष के सब खड़े हो गए। मैं समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ है। तो जब मुझे अपनी बात रखने का सत्ता पक्ष मौका नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैंने आज राज्यसभा से इस्तीफा देने का फैसला लिया। जहाँ एक तरफ इसे मायावती का सियासी दाव माना जा रहा है, वहीं सिमटते वोट बैंक को बचाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। एक तरफ जहाँ इसे बीजेपी मायावती का फुल ऑन ड्रामा करार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के राज्यसभा से इस्तीफे की राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने वाजिब और स्वाभाविक बताते हुए कहा कि बीजेपी दलित विरोधी पार्टी है। लालू ने ये भी कहा कि मायावती अगर चाहेंगी तो हम बिहार से उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजेंगे। लालू ने कहा कि आज देश में आपातकाल जैसे हालात हैं, बीजेपी अहंकार में डूबी है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में दर्ज होगा। ये बहुत बड़ा काला इतिहास आज लिखा गया संसदीय इतिहास में कि मायावती जी सहारनपुर की घटना को लेकर दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं लोग, उस सवाल को अपर हाउस में उठाना चाहती थी। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं भाजपा के सारे प्रयासों को, उनके मंत्रियों को, और ये साफ हो गया देश में कि ये दलितों के विरोधी हैं ये लोग, और दलित के सवाल को नेशनल मैप पर नहीं रखने देना चाहते हैं। मायावती जी ने जो स्टैंड लिया है, हम उनके साथ हैं और मायावती जी को हम लोग यहाँ से निश्चित रूप से भेजेंगे हम लोग। बहरहाल माया ने जब से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, तब से सभी पार्टियां इसको अलग अलग एंगल से देख रही है। अब देखना यही होगा कि बसपा सुप्रीमो माया का अगला कदम क्या होगा। माया दलित वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में कितना कामयाब हो पाती है, ये देखना
बड़ा ही दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। आपको बता दें कि सदन से वॉकआउट कल किया था मायावती ने और इस्तीफा भी उन्होंने दे दिया है सदन से। और साफ तौर पर उनका ये कहना था कि उन्हें सदन के अंदर बोलने की अनुमति नहीं दी गई, सिर्फ 3 मिनट तक ही उन्हें बोलने की अनुमति दी गई और तमाम वो मुद्दे उठाना चाहती थी, लेकिन उन्हें समय और मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे अग्रेशन के साथ वॉकआउट वहां से कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव का समर्थन भी उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी का अगर पक्ष देखा जाए तो बीजेपी साफ तौर पर मायावती के इस पूरे जिस तरीके से उन्होंने कदम उठाया है उसे एक ड्रामा करार देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि मायावती ने जो भी किया वो एक फुल ऑन ड्रामा है। वहीं लालू प्रसाद यादव का ये है कि जो भी मायावती ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने वॉकआउट किया है और जिस तरीके से आवाज़ उन्होंने अपनी बुलंद की है या इस्तीफा दिया है, वो एक वाजिब है और स्वाभाविक तौर पर उन्होंने दिया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने कल कदम उठाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। और मायावती का ये कहना है कि बीजेपी जो है वो अपने आप को हितैषी बताती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया और मौका नहीं दिया वो सरासर गलत है। आसिफ खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, किस तरीके से माना जाए मायावती ने जिस तरीके से कल कदम उठाया, इस्तीफे का ऐलान उन्होंने कर दिया, इस्तीफा वो दे चुकी हैं सदन से क्योंकि उन्हें बोलने नहीं दिया गया था। बीजेपी का पक्ष देखा जाए, बीजेपी से फुल ऑन ड्रामा बता रही है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव का ये कहना है कि जो भी उन्होंने किया वो एक वाजिब था और एक स्वाभाविक तौर पर उन्होंने ये काम किया है। जी बिल्कुल, उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा सौंप दिया था सदन की कार्रवाई के बाद, क्योंकि उन्होंने वो उनकी जो मांग थी उन्हें वो दलितों के हित में बोलना चाहती थी, सहारनपुर हिंसा का जिक्र करना चाहती थी, लेकिन सदन में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। सांसदों द्वारा, बीजेपी सांसदों द्वारा उनको बोलने नहीं दिया गया, हल्ला दंगा किया गया, तो साफ तौर पे देखा जा सकता है। लेकिन एक बात और जो सामने निकल के आ रही है, जो सभापति अभी उनका इस्तीफा जो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो इस्तीफा लेटर होता है वो कम से कम शब्दों में होता है और इन्होंने करीब 3 पेज में उसे लिख के दिया है। जो सारी घटनाक्रम थी सबका जिक्र करके उन्होंने इस्तीफे में जिक्र करके उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। तो अभी ये इस्तीफा सभापति ने अप्रूव नहीं किया है और साफ तौर पर इस पे लालू यादव का भी बयान आया है कि अगर मायावती वहां से इस्तीफा दे दिए हैं तो वो बिहार से राज्यसभा का सदस्यता ले सकती हैं। उन्होंने साफ तौर पे ऑफर किया, तो कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक गलियारों में हलचल कह सकते हैं, क्योंकि महागठबंधन जो है बिहार का वो कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर है और उसको देखते हुए लालू का जो ये संकेत है कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप ले रहा है। जी चलिए आसिफ, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का जो कालाडूंगी से आ रही है। आपको बता दें HNN 24/7 की खबर का असर हुआ है। आपको बता दें HNN की खबर का असर हुआ है कालाडूंगी से। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शासन ने झलुआ ज्वाला स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने का यहां पर आश्वासन दिया है। भावना पंत को नियुक्त किया है शिक्षक के तौर पर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है भावना पंत, जिन्हें यहां पहुंचाया गया है। HNN ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था और ये माना गया था कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते छात्र जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और अब यहां पर कदम उठाया गया है। शासन ने स्कूल में शिक्षकों की कमी का संज्ञान लेते हुए एक टीचर को भेजा है। तो भावना पंत को नियुक्त किया गया है अंग्रेजी विषय की पढ़ाने के लिए। दरअसल आपको बता दें कि HNN 24/7 ने प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखाया था कि इस स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते जो छात्र हैं वो परेशान होते हैं, उनका सिलेबस पूरा नहीं होता है। अब शासन ने इस पर संज्ञान लिया है और अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए एक टीचर को नियुक्त किया गया है। भगवान मेहरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भगवान, जानना चाहेंगे जिस तरीके से HNN 24/7 आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर खबर का असर हुआ है, प्रमुखता के साथ हमने इस खबर को दिखाया था, अब कहीं ना कहीं शासन ने इसका संज्ञान लिया है। जी, पिछले 15 तारीख को खबर लगी थी अभिभावकों की शिकायत पर। उनका कहना था कि शिक्षक यहाँ पे नहीं है, तो HNN ने प्रमुखता से खबर दिखाई और 17 जुलाई को ही शिक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। भावना पंत अंग्रेजी शिक्षक। जी
जी भगवान, जानना चाहेंगे अब यहाँ पर जो टीचर की नियुक्ति कर दी गई है, छात्रों की किस तरीके से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ कहना है उनका? जी, जो अभिभावक थे उन्होंने धन्यवाद कहा है एचएनएन चैनल को कि इसके माध्यम से खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने पर जो है शासन ने संज्ञान में लेते हुए अगले दिन ही कार्रवाई की और अंग्रेजी शिक्षक को नियुक्त किया झल्ला के आदर्श विद्यालय में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं काशीपुर में नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से किस तरह सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर अपनी जेबें भरने का काम किया जा रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण प्रभात कॉलोनी में लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई सड़क है, जो निर्माण के कुछ दिनों बाद ही टूटकर बिखर गई है। इसकी मरम्मत का काम विधायक निधि वाले ठेकेदारों को ही करना था, लेकिन नगर निगम ने सारे कायदे कानून ताक पर रखकर 10 अक्टूबर 2016 को अपने नजदीकी ठेकेदार के नाम इस सड़क का वर्क ऑर्डर पास कर दिया और 18 मार्च 2017 को 3,10,731 रुपए का भुगतान कर दिया। सड़क की मरम्मत मानकों के अनुसार नहीं हुई है और जनता के गाड़े खून पसीने की कमाई जो है वो बंदरबाट की गई है। हम लोगों ने उसमें जो है अभी कॉलोनी वालों का एक प्रतिवेदन आया था और उसमें मैंने अपने जो सहायक अभियंता है उनको जांच के लिए आदेश किया है कि वो क्यों क्षतिग्रस्त हुई और उसका क्या रीजन है। यदि उसमें ठेकेदार के स्तर पे जो गलती आती है तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसा प्रकरण आया ही नहीं कभी अभी तक तो कि कोई जो निर्माण हुआ है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारे पिछले 7-8 महीने में कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया। ये पहला प्रकरण आया है जिसमें हम लोग बिल्कुल जाँच करा के तकनीकी रूप से क्या कमी है इसमें तो उसके उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। तो काशीपुर में किस तरीके से यहाँ पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है, इसकी बानगी आप देख सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें हैं वो काशीपुर की हैं। काशीपुर के कॉलोनी में जो बनी सड़कें हैं उसकी तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस तरीके से पूरी तरीके से ये सड़क खराब हो चुकी है, लाखों पैसा इस पर लगाया गया, लेकिन किस तरीके से ये सड़क की जो हालत है वो सभी कुछ बयां कर रही है। ज़मीनी हकीकत क्या है वो सब कुछ आपके सामने है। दरअसल आपको बता दें कि नगर निगम अधिकारी और ठेकेदारों की मिली भगत से ही ये पूरा काम कराया गया। नियमों को ताक पर रखकर करीबियों को जो टेंडर है वो दे दिया गया था और लाखों रुपए का जो दुरुपयोग है यहाँ पर किया गया है। भले ही यहाँ पर सड़क बना दी गई, लेकिन कैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है आप देख सकते हैं। सार्थक अग्रवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सार्थक, जानना चाहेंगे आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है, क्योंकि लाखों रुपए तो इस सड़क बनाने में लग चुके हैं, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ है वो सबके सामने हैं। जी विनय जी, जैसे कि बता दें कि ये जो सड़क का निर्माण हुआ था जी, उसमें रीमा जी की वो एक बार बनाई गई, फिर गिर गई थी और फिर दोबारा से उसका जिसके लिए पैसा भी स्वीकृत करके और ठेकेदार को दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी वो फिर से गिर गई है। मतलब कि वो सड़क अब तक बनने के बाद एक ही साल में लगभग तीसरी बार क्षतिग्रस्त हो गई है और जिसमें 2 बार उसे पैसा ठेकेदार को भी दे दिया गया। इसमें कहीं देखा जाए तो नगर निगम की जो है वो पूरी मिली भगत सामने आई है। जिस ठेकेदार ने उस सड़क का निर्माण पहले कराया था जी, वो ठेका उस ठेकेदार को न दे करके किसी नए ठेकेदार को नगर निगम ने अपने चहीते ठेकेदार को दे दिया था और उसने जब बनाई तो वो दोबारा क्षतिग्रस्त हो गई है और अब जो है निगम जो है वो बातों को टालता नजर आ रहा है। बिल्कुल सार्थक, जानना चाहेंगे जब ये पूरा खुलासा हुआ है कि लाखों रुपए तो लग चुके हैं, लेकिन किस मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, अपने करीबियों को ये टेंडर दे दिया गया, उसके बाद सारे नियमों को ताक पर रखकर इस काम को अंजाम दिया गया है, अब क्या कोई कार्रवाई होगी इस पूरे मामले को लेकर? जी, जैसा कि उत्तम सिंह चौहान जो हमारे यहाँ के मुख्य नगर अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी इसकी जांच कराई जाएगी और कोई भी अगर ठेकेदार के खिलाफ अगर कोई भी त्रुटि पाई गई तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलिए सार्थक, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ बिग न्यूज में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।